ओके। अच्छा, जो सेकंड टॉपिक हम इसमें कर रहे हैं फेस कांस्टेंट के बाद, वो है तो सिंपल, लेकिन अगेन क्योंकि उसमें फॉर्मूला है हमारे पास, तो करना भी इम्पोर्टेंट है। तो हम उससे डिस्कस करते हैं। वो कॉन्सेप्ट है डॉपलर इफेक्ट का, और वो रेड शिफ्ट से लिंक है। जो रेड शिफ्ट आपने स्पेस फिजिक्स में पढ़ा था, तो ये सेम वही टॉपिक है। वहां पर सिर्फ हमने इसकी बेसिस को यूज किया था एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें इसका पूरा फॉर्मूला डिस्कस करना है वेव्स की फॉर्म में। तो बेसिकली डॉपलर्स इफेक्ट का काम ये होता है कि वो आपको जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट आपकी तरफ मूव करके आ रहा है या एक ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है, और उसकी जो भी वेव की फ्रीक्वेंसी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो डिपेंड करती है उसकी मोशन पर और आपकी उसके साथ पोजीशन पर। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं द चेंज इन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव व्हेन द सोर्स moves relative to observer। तो डॉपलर्स इफेक्ट का बहुत सिंपल सा फिनोमेना है कि अगर एक सोर्स है, लेट्स सपोज एक साउंड सोर्स है, लेट्स सपोज हमारे पास, और उसे हमने सेंटर में रखा यहाँ पर, तो वो हर जगह अपने सेंटर से लेकर इक्वल डिस्टेंस तक इक्वल साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक साउंड सोर्स है ब्लू कलर जो मार्क किया है, और इस ये लेट्स सपोज एक स्पीकर है, तो इसके सराउंडिंग में जो साउंड है वो इक्वली अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर जगह पर इसकी चारों तरफ। ठीक है, लेकिन अगर आप इस साउंड सोर्स को मूव करने लग जाओ, ठीक है, तो अभी जो वेव्स आपको यहाँ पर मिल रही है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में, वो अब यूनिफॉर्म नहीं रहेंगी। ठीक है, अब ये आपको अभी यूनिफॉर्म मिल रही है हर डायरेक्शन में। और ये जो ब्लू कलर का हमने सेंटर में पॉइंट बनाया है, ये बेसिकली सोर्स है, और ये सोर्स अभी स्टेशनरी है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। तो इस वजह से आपके पास जो वेव पैटर्न है वो हर जगह पर आपको सिमिलर मिलेगा। ठीक है, और लेट्स सपोज इसी डायग्राम में हम दो चीजें और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एक ऑब्जर्वर बी, और राइट साइड पर है ऑब्जर्वर ए। तो दोनों हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी ये सोर्स जनरेट करेगा, वो फ्रीक्वेंसी होगी एफ। और जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ए को मिलेगी वो कहलाएगी ऑब्जर्व्ड, और जो बी को मिलेगी वो भी होगी ऑब्जर्व्ड। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पे कि ऑब्जर्वेशन कैसे ली जा रही है। ठीक है, और अब इसके बाद इस सोर्स को अगर मूव करवा दें हम, ठीक है, अब लेट्स सपोज ये सोर्स एक डायरेक्शन में मूव करके चला गया, इसने मूवमेंट की लेट्स सपोज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव करने में होगा ये कि जो राइट साइड की वेव्स हैं, ये उनके क्लोज आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये उसी तरह मूव कर रहा है। तो इसमें कुछ इस तरह का जो है वो पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है। अब ये क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो राइट हैंड साइड पर था ऑब्जर्वर ए, और लेफ्ट हैंड साइड पर था ऑब्जर्वर बी। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज पे आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलेगी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर है, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है। तो ऑब्जर्वर ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, और ऑब्जर्वर बी की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि जो, नहीं सर। हाँ, क्योंकि जो वेव का डिस्टेंस है वो इंक्रीज होने का मतलब ये कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्जर्वर बी जो लेफ्ट पर था, अब सोर्स उसकी तरफ गया ही नहीं, सोर्स चला गया राइट की तरफ। ठीक है, अब सोर्स जब राइट की तरफ चला गया, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर ए खड़ा होगा, जैसे अगर एक एम्बुलेंस की एग्जांपल हो, तो जब एम्बुलेंस हमारे क्लोज आ रही होती है, अगर आप भी कार ड्राइव कर रहे हो और एम्बुलेंस बैक साइड से आ रही हो, तो वो जब क्लोज आती है तो आपको साउंड जो है वो थोड़ा सा हाई सुनाई देने लग जाता है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है जो अब आपको सुनाई दे रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत क्लोज आ चुकी है। और जब वो बिल्कुल क्लोज होती है तो वो सबसे मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है, और फिर जब वो आपसे दूर जाना शुरू होती है तो वो साउंड डिक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली ये जो ऑब्जर्वर बी हमारे पास है, तो सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर बी से अवे जा रहा है। तो ऑब्जर्वर बी के रेफरेंस से अगर हम देखें, तो ऑब्जर्वर बी कहेगा कि सोर्स इज मूविंग अवे, क्योंकि सोर्स उससे दूर चला गया। और अगर ए की बात की जाए तो ए कमेंट ये करेगा कि सोर्स जो है वो क्लोज आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की ऑब्जर्वेशन अलग है, इसलिए दोनों के साथ फैक्टर्स भी अलग अलग चेंज हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के लिए फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, अब आपको वो बस फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जब कैलकुलेशन आएगी एग्जाम में क्या क्वेश्चन की, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एक मजे की बात इसमें ये कि जब आप फॉर्मूला शीट देखो अपने पेपर की, तो वो फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, ये रहा। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन उसके फैक्टर्स, उनकी जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उनका मीनिंग एटलीस्ट आपको पता हो। ठीक है, फॉर्मूला तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें ये एफ एस वी और वी एस इनका मतलब पता होना चाहिए, वरना फिर ये फॉर्मूला भी हमारे किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसकी बेसिक्स ही नहीं पता होगी। तो अब होगा ये कि अगर हम ऑब्जर्वर बी की बात करें, तो ऑब्जर्वर बी के लिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और इसके लिए वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर हम ऑब्जर्वर ए की बात करें, तो ऑब्जर्वर ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमारा मेन पर्पस तो फ्रीक्वेंसी का है, क्योंकि डॉपलर्स इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में है। फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा, वेवलेंथ ऑटोमेटिक आप जज कर लोगे। तो अगर हम बी के रेफरेंस से फॉर्मूला लिखें, तो हम बी के रेफरेंस से ये कह सकते हैं कि बी के रेफरेंस से जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। और अगर हम ए के रेफरेंस से बात करें, तो ए के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, तो वो कहेगा कि मुझे जो अब फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो पहले से ज्यादा है। यानी जो पहले फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पर, इस कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में, उससे ज्यादा अब इसे सुनाई दे रही है, क्योंकि इसके क्लोज आ गया वो सोर्स। ठीक है, अब इन्हीं बेसिस पे अगर आप इसका फॉर्मूला लिखो, तो अब इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड। यानी जो भी आपके पास अगर साउंड, नॉर्मली साउंड वेव होती है, या अगर कोई भी लाइट है तो लाइट की स्पीड होगी, वी जो है वो आपके पास स्पीड ऑफ सोर्स होगा, सॉरी, जो वेव है उसकी स्पीड होगी। अगर साउंड वेव है तो साउंड की स्पीड 340 या 330 जो भी गिवन हो, और अगर लाइट है तो लाइट की स्पीड। ठीक है,
डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस। ये s जो है ना, ये सोर्स है, ये स्पीड ऑफ सोर्स है, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये हो गया सोर्स बी की कंडीशन का फॉर्मूला जब सोर्स आपसे दूर जा रहा हो। जब सोर्स दूर जाएगा तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब सोर्स क्लोज आएगा तो एफ नॉट यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव माइनस स्पीड ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर कभी ये कंफ्यूजन हो कि प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसका बहुत सिंपल सी लॉजिक है। जब फ्रीक्वेंसी आपको लग रहा है कि डिक्रीज हो रही है, जैसे ऑब्जर्वर बी के केस में था, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज होने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी होगी तो आपका फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू इंक्रीज कर दो तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। और अगर आपको फाइनल आंसर बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब आप चाह रहे हो कि ये वैल्यू इंक्रीज होकर मिले आपको, तो आप ये वाला फैक्टर डिक्रीज कर दो, यानी सब्ट्रैक्ट। डिनोमिनेटर छोटा होगा जितना, उतना आपको ग्रेटर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। ठीक है, और इसमें से वी को मैं बस क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वी एस तो आपको पता चल रहा है कि वो सोर्स है। वी का मतलब ये है कि जो भी आप वेव यूज कर रहे हो ये उसकी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ वेव। अब ये साउंड हो, लाइट हो, कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एफ नॉट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये एफ नॉट का मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये टॉपिक आपका 50% आपके माइंड में पहले से था, यहाँ पर बस हमने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मूला के साथ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो बस इसी तरह से आप। एक्सक्यूज मी सर, ये आप हम्म। सही आप दोबारा से फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट फॉर्मूला ये था, देखो दो सिचुएशन होगी। आप लेट सपोज जिस तरह बैडमिंटन होता है, अब बैडमिंटन की एग्जांपल लें या टेनिस की एग्जांपल लें, अब उसमें क्या होता है कि दो प्लेयर्स हैं, उनके बिल्कुल मिड में नेट है। ठीक है, अब लेट सपोज वहां पर आपने एक सोर्स रखा, तो अब दोनों के लिए इक्वल डिस्टेंस पे वो सोर्स, तो वो दोनों को एक जैसा साउंड देगा। ठीक है, लेकिन अगर वो साउंड सोर्स किसी एक के क्लोज आ जाए, तो अगर एक के क्लोज आएगा दूसरे से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हुआ, ये जो हमारे पास सोर्स था ये पहले सेंटर में था इक्वली, फिर ये एक ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में चला गया, यानी राइट हैंड साइड पर चला गया। तो हम्म। जिस डायरेक्शन में ये गया, तो इसकी वेव्स जो थी वो क्लोज आना शुरू हो गई, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और जो दूसरा ऑब्जर्वर था ये उससे दूर चला गया, और दूर जाने की वजह से उसकी वेव्स जो है उनका डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ इंक्रीज हुई और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी एट अ टाइम। ठीक है, तो अब हमने इसमें फॉर्मूला लिखना था कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनेगा दोनों के लिए वो क्या बनना चाहिए। तो जब हमने ऑब्जर्वर बी की बात की, ठीक है, तो ऑब्जर्वर बी के लिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हुई है, ये लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी कम हुई है, वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी ओवर वी प्लस एस। इसमें प्लस इसलिए यूज किया क्योंकि जब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू सर ये वीक क्या है? v जो है वो स्पीड ऑफ वेव है। यहाँ पर ये मैंने लिखा है ना, स्पीड ऑफ वेव, ये रहा। स्पीड ऑफ वेव का मतलब है कि आपके और VS क्या है? vs का मतलब है स्पीड ऑफ सोर्स।
ठीक है। अच्छा हाँ, अब वो सर, एक साउंड। दफा हम्म। रिपीट कर दें। वी वेव ऑफ। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से, ये दोनों फॉर्मूलाज है ना आपके सामने। v रिप्रेजेंट करेगा स्पीड ऑफ वेव। ठीक है। अच्छा, ये वेव का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन में लाइट है तो लाइट की स्पीड यूज करनी है, अगर साउंड है तो साउंड की स्पीड यूज करनी है। उसके अलावा अगर कोई और टाइप की वेव आ जाती है लेट सपोज, तो उसकी स्पीड गिवन होगी। ठीक है। और जो वी एस है बेसिकली वो है स्पीड ऑफ सोर्स। यानी वो जो सोर्स आपके पास है, यानी वो लाइट सोर्स भी हो सकता है, साउंड सोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक टॉर्च थी, मैं टॉर्च को लेकर एक एंड पर चला गया। ठीक है। तो जितनी स्पीड से मैं उसे लेकर गया हूँ उस स्पीड की बात हो रही है। और एफ जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। और एफ नॉट जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। यानी जब तक वो स्टेशनरी था तो जब आपने फ्रीक्वेंसी सुनी वो ओरिजिनल थी, और जब वो मूव कर रहा है तो उस वक्त की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड होगी, क्योंकि वो डिपेंड कर रही होगी मोशन पे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन अब? नो सर। ठीक। सर ये सोर्स और वे सॉरी सर, समझ आ गया। नो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपके पास एक स्पीकर है, स्पीकर में से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है लेट सपोज। ठीक है। या आप अपनी एग्जांपल ले लो, आपके पास एक विसल है, अब आप विसल ब्लो कर रहे हो। तो और आप वो विसल ब्लो करते हुए, जैसे रेफरी होता है फुटबॉल गेम में, वो रनिंग भी कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो डिपेंड करेगा उसकी मोशन पे, क्योंकि रेफरी जिसके क्लोज भाग रहा होगा तो उसको साउंड ज्यादा सुनाई देगा। ठीक है। तो जिसने फाउल किया होगा बेसिकली रेफरी उसी के एंड भागेगा तो उसको साउंड हाई सुनाई देगा, बाकी प्लेयर्स को कम सुनाई देगा। तो उससे सोर्स कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी मोशन डिपेंड करती है कि वो कैसे मूव कर रहा है, कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम आज इसको एंड करते हैं एक क्वांटिटी और ऐड करके इसमें। ठीक है। और वो एक क्वांटिटी और होगी इंटेंसिटी की। ठीक है। इंटेंसिटी हमने एक बार पहले भी किया था, लेकिन मैं दोबारा से करवा देता हूँ क्योंकि सब थोड़ा सा टाइमिंग मिक्सअप करके आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको दोबारा से कर लेंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, हमने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये सारी क्वांटिटीज आईजीसीएससी में की हैं, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट इंक्लूड है एएस में। ठीक है। अब वो सब आपको पता है तो इसलिए हम उसको दोबारा डेफिनेशंस नहीं लिख रहे। अगर कंफ्यूजन हो भी तो आप एक बार रिव्यू कर लेना डेफिनेशंस को। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे तो आपको वो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। एक इसमें न्यू फैक्टर आएगा इंटेंसिटी का। ठीक है। तो इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने सिर्फ सुना था आईजीसीएसई में। जैसे लाइट है, अगर लाइट को हम ब्राइट कर दे तो हम कहते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, अगर हम उसे दोबारा से डिम कर दें तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। लेकिन उसके बारे में हमने कोई कैलकुलेशन नहीं पढ़ी थी। तो इंटेंसिटी की जो कैलकुलेशन है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं। डेफिनेशन इसकी होगी एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। लेट सपोज आपके पास एक गेम हो, आपके सामने एक ड्रम हो, एम्प्टी ड्रम, और उसमें आपने बॉल को थ्रो करना है। ठीक है। तो आप एक गिवन टाइम में जितने ज्यादा बॉल्स उसमें जो है वो ड्रॉप कर लोगे तो उतने ज्यादा आपके पॉइंट्स होंगे।
ठीक है। तो आपका एरिया स्पेसिफिक हो गया, वो जो ड्रम का ओपन माउथ है वो आपका स्पेसिफिक एरिया है, और उसमें जितनी ज्यादा बॉल्स जाएंगी, अब आप लेट सपोज 1 मिनट का टाइम ले लो, 1 मिनट में आप जितनी ज्यादा बॉल्स उसमें थ्रो करोगे जो उस एरिया से पास होकर जाएंगी, ठीक है, तो वो आपके पॉइंट्स काउंट होंगे। इंटेंसिटी का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपके पास रूम में एक विंडो है, उस विंडो में से सनलाइट आती है, तो जितनी सनलाइट उस लिमिटेड एरिया से एक मिनट में या एक आवर में जो है वहां से पास होकर आती है, तो आप उसे कहोगे इंटेंसिटी। ठीक है, तो एक लिमिटेड एरिया, एक सेलेक्टेड एरिया हो गया, एक सेलेक्टेड टाइम स्लॉट हो गया, और उसमें आप जो एनर्जी पास करोगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। और इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसकी एक और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, और वो डेफिनेशन ये होगी, पावर पर यूनिट एरिया। क्योंकि एनर्जी ओवर टाइम, आपको याद होगा वर्क एनर्जी पावर में हमने पढ़ा था रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता था एनर्जी ओवर टाइम, वर्क डन ओवर टाइम। तो इसी तरह से एनर्जी ओवर टाइम को अगर हम पावर बना दें, तो बाकी क्या रह जाएगा, एरिया। तो पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और अगर आप इनके फॉर्मूला देखो, तो दोनों फॉर्मूला भी एक दूसरे को लिंक कर सकते हैं इजीली। आई इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया, क्योंकि एनर्जी ओवर टाइम जो है वो कंबाइन होकर पावर बना देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन सर। ठीक है, और इसके बाद अब इसमें ना फैक्टर्स आएंगे, और वो फैक्टर्स, जो सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर होगा, फर्स्ट फैक्टर है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये हमारे अभी एएस में तो इतना काम नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट ईयर ए लेवल्स में तो इतना काम नहीं आएगा, लेकिन ये आपको सेकेंड ईयर यानी A2 में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में कोई डिटेल इतनी ऐड नहीं है, ठीक है, लेकिन बस आपको ये पता है इंटेंसिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा सेकेंड ईयर में जाके A2 में। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर जो है वो इसका, वो हमारे लिए भी एएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस भी आपके पास होंगे। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, यानी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। और आपको याद होगा हम बॉयल्स लॉ में भी लिखते थे पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और वी अगर एक एंड पर आ जाए तो पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखें आई ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और अगर ये I1 और A1 हो, तो इसी तरह से I2 और A2 भी हो सकते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, I1 ओवर A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू I2 ओवर A2 स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट कंबाइन करके ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और एक फैक्टर इसमें और है, वो फैक्टर है डिस्टेंस का। थर्ड फैक्टर इज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब, यहाँ पर भी अगर आप सेम अप्लाई करते हो, I1
d1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये भी इक्वल हो जाएगा I1 d1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू I2 d2 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक चीज अगर आप देखो दोनों में कॉमन, कि अगर हम इंटेंसिटी को डिस्टेंस और इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के अलावा अगर दोनों को कंपेयर करवाएं, यानी एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस को कंपेयर करवाते हैं, ठीक है, तो इन दोनों की क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होंगी। तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को लिंक करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी, और वो ये होगी कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली हो जाएगा। अच्छा, ये वैसे ये छोटी छोटी एक एक दो दो लाइंस की डेरिवेशंस हैं, लेकिन एएस में डेरिवेशंस भी आती हैं। तो कभी कभार वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन द रेफरेंस, और लाइक यूजिंग द रेफरेंस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसमें ये दो दो स्टेप्स की जो हम लिख रहे हैं डेरिवेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और अब आप इसको ड्राइव करके अगर दिखाना चाहो तो ये बहुत सिंपल सा है। आप सबसे पहले बताओगे कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस स्क्वायर के। ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करते हो तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड डिफरेंट है। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको जो एक न्यू रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक साइड पर होगा ए स्क्वायर और एक साइड पर होगा 1/d स्क्वायर। और जब आप इनका अंडर रूट अप्लाई कर दोगे इस पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अंडर रूट कैंसिल आउट करने के बाद एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। और ये चीज आपके पास मैथमेटिकली प्रूफ भी हो गई। ठीक है। तो वो इस तरह की चीजें भी आपसे पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है। और ये सारी आपको मैं ड्राइव लिंक जो मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया लास्ट टाइम की तरह, उसी तरह से उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप वहां से ये चीजें सब देख सकते हो। और उसके अलावा